दोस्तों, रिविजन क्लास में आपका स्वागत है। तो घटना चक्र में हम जो मध्यकालीन हिस्ट्री देख लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बना देंगे, या तो इसी के साथ बना देंगे, या उसके बाद आज हम लोग विज्ञान में जीव विज्ञान देखेंगे। तो जीव विज्ञान के जितने भी घटना चक्र का निचोड़ है, सारा कुछ है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, सब कुछ मिलेगा। चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान कलर रखते हैं। ये इथोलॉजी है। जो इथोलॉजी जो होता है, मानव सहित सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन को आप इथोलॉजी कहते हैं। फिर आप बायोनोमिक्स किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का वातावरण से संबंध का अध्ययन आपका ये कहलाता है बायोनोमिक्स। अब फ्रेनोलॉजी किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क में प्रॉब्लम जो होती है उसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी सुने आप, फ्रेनोलॉजी कहते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता, ये वाला क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन आपका फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी जो है, ये फूलों का अध्ययन, फ्लावर्स है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फिर आप देखेंगे इसी में, देखो नहीं जो मैं नहीं लिखा हूँ, पूछ देता है जेरोंटोलॉजी, ये मनुष्य में जो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन में ये इसके जैविक पहलुओं का अध्ययन के लिए जेरोंटोलॉजी होता है। पेडोलॉजी मृदा का है। फिर आपका जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिकी का लक्षण है। ठीक, ये देखिए, याद रखिएगा ऐसे ही। इसी में आपका मायोलॉजी आता है, तो मनुष्य के पेशियों का, ये पेशियों का जो अध्ययन होता है वो मायोलॉजी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर आपका एंथोलॉजी फ्लावर का देख लिए। अब आपका ये जो घास का अध्ययन है, घास का, इसे कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। जो पूछता है ओन्कोलॉजी, कैंसर का। अभी जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है रवि किन्नर को, वो जो असम के डॉक्टर हैं उनको ओन्कोलॉजी के क्षेत्र में ही मिला है। फिर आता है आपका टेरोंटोलॉजी, शारीरिक विकास के असमानताएं, जैसे शारीरिक विकास का जो कहने का मतलब है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन को टेरोंटोलॉजी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी जो है, ये आपका किरणों के माध्यम से पथरी तोड़ना, मतलब कि जो गुर्दे की पथरी है, पित्ताशय है, मूत्राशय की थैली में होती है, इन पथरियों को लेजर के माध्यम से, किरणों के माध्यम से तोड़ना आपका लिथोट्रिप्सी विधि होती है। आप देखेंगे तो आगे है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। फिर आगे देखेंगे तो और मिर्मेकोलॉजी दिया है, चींटियों के अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को लिखा ना, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। अगर आप देखेंगे तो हेर्पेटोलॉजी आपका उभयचर और सरीसृप का होता है, जो हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और जो सर्पों का होता है उसको अलग से सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक, और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, लिखा है। देखिए, एक होता है डर्मेटोलॉजी, जो त्वचा के रोगों का अध्ययन करता है, डर्मेटोलॉजी। आप जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो उस अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। फिर ये जो ट्रोफोलॉजी है, ट्रोफोलॉजी, ये आपका पोषण और पोषण विधियों से संबंधित जो विधि अध्ययन होता है, ये आपका ट्रोफोलॉजी होता है। ठीक, अब आता है टेटोलॉजी, वो जो उपार्जित होते हैं, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, वो टेटोलॉजी कराता है। आगे है ये, कहाँ गया ये, देखिए सेरीकल्चर, कीटों का जो कच्चे रेशम से उत्पादन हेतु कीटों का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा था, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी है। और जो एवीकल्चर है वो पक्षियों का, एवीकल्चर किसी से है, तो पक्षियों से उत्पादन से एवीकल्चर है, मतलब पक्षी पालन आपका एवीकल्चर कहा जाता है। अगर एपीकल्चर पूछता है, एपीकल्चर, तो एपीकल्चर आपका व्यापारिक जो शहद उत्पादन होता है, व्यापार के लिए शहद उत्पादन और फसलों के परागण हेतु जो मधुमक्खी पालन होता है उससे एपीकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर आपको जलीय जीवों और जो जंतु वनस्पतियों का संवर्धन हो वो का आप एक्वाकल्चर कहते हैं। आगे देखेंगे ओलेरीकल्चर, आपका सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे लिखा है एक एवीकल्चर पक्षियों का, और आपका जो सिल्वीकल्चर है वो वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब आगे यहाँ से देख लिया हमने ओलेरीकल्चर, सब्जियों के अध्ययन को, थोड़ा सा जूम कर लें।
एक मिनट, हाँ अब दिखेगा साफ। फिर आपका आता है अर्बोरिकल्चर। ये वृक्ष और झाड़ियों की जो कृषि होती है उसे अर्बोरिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी फल को कहते हैं, फलों की कृषि, फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। और आप आता है ओस्ट्रीकल्चर। ओस्ट्रीकल्चर ये व्यापार, जो सीप होते हैं, सीप होते हैं, तो सीप के व्यापार हेतु ये ओस्ट्रीकल्चर होता है। जो सीप जिनके कृत्रिम प्रजनन कराते हैं, तो इसके लिए आपका ओस्ट्रीकल्चर होता है, कृत्रिम प्रजनन के लिए। ठीक है। और जैतून के उत्पादन को आप ओलीकल्चर कहते हैं, जैतून के उत्पादन को। ठीक है। आगे देखेंगे हेलीकल्चर। हेलीकल्चर जो होता है, जो घोंघे होते हैं, स्नेल्स कहते हैं, घोंघे के संवर्धन का उसे हेलीकल्चर कहते हैं। और वीटीकल्चर किसे कहते हैं? वीटीकल्चर अंगूर उत्पादन को करते हैं। और मेरीकल्चर जो है, ये आपका जो समुद्री जीव होते हैं, मानव उपभोग हेतु जो समुद्री जीवों का जो संवर्धन होता है, वो आपका मेरीकल्चर कहलाता है। और मोरीकल्चर होता है एक मोरीकल्चर, वो आपको शहतूत की खेती होती है, वो मोरीकल्चर होता है। ये जो है मोरीकल्चर है, शहतूत की खेती मोरीकल्चर है। और मेरीकल्चर जो होता है समुद्री जीवों का संवर्धन जो मानव उपभोग हेतु होते हैं, उन्हें मेरीकल्चर कहते हैं। ये आपका मोरीकल्चर है, शहतूत हेतु। आप एपीकल्चर मधुमक्खी पालन देखे हैं। ठीक है। एंथ्रोलॉजी जो है आपका विभिन्न संस्कृतियों तथा वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन होता है, एंथ्रोलॉजी होता है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती होती है। फिलोलॉजी आपका भाषा की संरचना, विकास और इतिहास का अध्ययन आपका फिलोलॉजी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी सांप का होता है, पीछे बताया था मैंने। देखिए होमोसोपियंस का जो लास्ट सीधा पूर्वज है क्रोमैग्नेन है। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से अब निचोड़ देखते हैं इसका। और पृथ्वी पर ओल्डेस्ट जीव जो कौन होते हैं? तो आपका नीलहरित शैवाल हैं। ठीक, आपका जीव विकास इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था? तो आपका लैमार्क ने समझाया था। क्वेश्चन पूछा था कि जीव विकास इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। मैमथ पूर्वज है आपका हाथी का, जो मैमथ पूर्वज होता है हाथी का पूर्वज होता है। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे था कि एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा, एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा एक बीडल और टैटम ने दी है, बीडल और टैटम ने, ये याद रखिएगा। ओपेरोन अवधारणा किसने दी है? तो जैकब और मोनोड ने दी है। ओपेरोन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दी है। विश्व का मुख्य कारण, विकास का मुख्य कारण, ये आपका नेचुरल सिलेक्शन। विकास का मुख्य कारण क्या है? तो आपका नेचुरल सिलेक्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, तो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है। ठीक है। जो ये पक्षी सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी था। जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है और सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है। डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप है, मेसोजोइक युग का सरीसृप है। इवोल्यूशन जो क्रम है, सैलामेंडर, अजगर, फिर कंगारू, ये पूछा था क्रम, तो सैलामेंडर सबसे पहले, फिर अजगर, फिर कंगारू है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आता है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया को ही हम नीलहरित शैवाल कहते हैं। जीवाणु जो होते हैं स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ठीक है। स्वपोषी जीवाणु आपका प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी से मतलब अपना जो भोजन बनाते हैं। आर्की बैक्टीरिया होता है दलदल वाले स्थानों में और पशुओं के रूमेन में। ठीक है। मीथेन उत्पादन, जैसे वो चुगाली करते हैं तो मीथेन उत्पादन होता है। ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया फलीदार पौधों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु जो होता है राइबोजियम होता है। यह आपका राइबोजियम सहजीवता है। ये जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी गांठों में, जैसे कि आपका मूंग हुआ, उड़द हुआ, इनके गांठों में, तो इसलिए नत्रजन उत्पादन के लिए उनको उगाया जाता है, खेती की जाती है। फिर आपका फिजिकोलॉजी जो होता है शैवाल के लिए होता है और एल्गी का अध्ययन का होता है ये जो। फिर उसके बाद कवक है फंगी। तो क्या होता है कि फंगाई में क्लोरोफिल नहीं पाता तो परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी होते हैं, याद रखिएगा। पीछे देखे हैं कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल जानेंगे तो जो यीस्ट मतलब खमीर, मशरूम, कुकुरमुत्ता कहते हैं, एक प्रकार के एक कवक हैं। खमीर जो होता है, खमीर को एस्कोमाइटिस कुल का माना जाता है, जबकि मशरूम है जो आपका बेसियोडियोमाइसिटिस का कुल का पौधा है। ठीक है। जो कवक मूल है, यहाँ पे आ गया कवक मूल, इसे कहते हैं माइकोरिजा। ठीक है। तो ये कवक और उच्चतर पौधों की जड़ों के मध्य
जो कवक होते हैं तथा उच्चतर पौधे पादपों के जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य का काम करते हैं। यहाँ ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ मिलेगा, कवक और उच्च पौधों की जड़ों के मध्य ये सहजीवी साहचर्य, इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो सहजीवी साहचर्य का ये प्रदर्शित करते हैं। अब आएंगे नीचे, देखिए लाइकेन का क्या होता है कि लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं जो कवक और शैवाल का साहचर्य बनाते हैं। कवक, ये आप लाइकेन याद रखिएगा, लाइकेन वायु प्रदूषण का जो सूचक भी होता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला उसमें जो चैप्टर दिया है, मतलब अगले क्वेश्चन जो पूछता है वो पादप जगत से पूछता है, तो घटपर्णी उसी में दिया है। क्या होता है कि जो उत्पादक होते हैं वो सजीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जानते हैं। जो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इन्हीं उत्पादक कहते हैं। जो घटपर्णी होता है, घटपर्णी क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, और ये कीटभक्षी होते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, और ये कीटभक्षी होता है। कीटभक्षी क्यों होता है कि जिस मृदा में ये उगता है उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है, कीटों को अपना आहार बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसमें अब आता है एक उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी अर्थात कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तृणभक्षी या इन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, अब प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने के लिए गौण उपभोक्ता जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा है, डेकोकम्पोजर। ये मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात कि ये अपना भोजन जो भोज्य पदार्थ होता है मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, इसलिए मृतोपजीवी कहते हैं। फिर आपका आता है आगे फिएटोफाइटस। फिएटोफाइटस जो होता है, क्या होता है कि ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें ये 25 से 30 मीटर लंबी होकर भूमिगत जल सतह, मतलब जो ज़मीन के अंदर जल होता है उसकी खोज में 25 से 30 मीटर लंबी हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी में हाइड्रोफाइट्स या जलोविद पौधे अभी आते हैं, जैसे मतलब दूसरे सेक्टर में। तो ये क्या होते हैं, जहाँ बहुत अधिक जल वाले स्थान पर ये पाए जाते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब जहाँ हाइड्रो प्रयोग होता है, तो जल विद्युत वाले जल पौधे होते हैं। अब पूछेगा लवणों मृदुभिद, तो वो पौधे होते हैं कि जो आपके उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आपका यहाँ से गन्ना के यहाँ से देखिए लिखा है ईपीफाइटस, इसको भूल करते हैं ईपीफाइटस। ईपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण के लिए, न कि भोजन के लिए। उदाहरण के लिए आर्किड होता है। ठीक है, आगे जो गन्ना का जो होता है स्टेम कटिंग, इसे क्या है, तना काट। आमतौर पर कारिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसका जो तना ठोस एवं संधिवत युक्त होता है, जिससे जो पर्व मतलब नोट्स होते हैं और तथा पर्व संध्या जिसे इन्हें पाई जाती हैं। ठीक है, नोट्स और आपका इंटर नोट्स पाए जाते हैं जो गन्ना का आपका स्टेम कटिंग होता है उसके अंतर्गत। ठीक, आगे देखते हैं केसर क्या है। देखिए केसर जो होता है वो स्टाइल मतलब कि वर्तिका, और स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। और ये इरिडेसी कुल का पौधा है। ठीक है, इसमें जो सेफ्रोनॉल और आपका फिक्रोकोसिन रसायन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेफ्रोनॉल और फिक्रोकोसिन नामक रसायन मिलता है। और आपका लौंग जो होता है, लौंग आपका पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। ये भी सदाबहार वृक्ष होता है, पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे कि हल्दी के खाने वाला भाग जो होता है वो प्रकंद राइजोम होता है, भूमिगत तने का रूपांतर का प्रकार है ये हल्दी। ठीक, अब जब देखेंगे हल्दी अदरक होता है वो भी प्रकंद होता है। आलू स्तंभ कंद होता है। लहसुन आपका सल्ग कंद होता है। सूरन जो होता है जिमी कंद जिसे कहते हैं उसे घन कंद कहते हैं। ठीक, इनके उपयोग क्या हैं आप देखेंगे आगे कि जो सहतूत या अनानास, कटहल का फल जो होता है, जो उसका
फल होता है वो सोरोसिस कहलाता है, सोरोसिस। काजू सिंघाड़ा का फल जो होता है, काजू सिंघाड़ा, इसे नट कहलाता है, ये नट कहलाते हैं। काजू व सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज जो होता है, जबकि और लीची का मांसल बीज लोच खाया जाता है। ठीक, सिंघाड़ा का बीज और लीची का जो आपका मांसल होता है, मांसल, वो ये खाया जाता है। ठीक, आप देखेंगे आगे सेब नाशपाती का फल, सेब नाशपाती का फल, इसे क्या कहते हैं? पोम। सेब नाशपाती के फल को पोम कहते हैं। खीरा, खरबूजा और लौकी के फल को पीपो कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि महुआ जो होता है उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ठीक, उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये भारत में पाया जाता है। भारत में मैदानी भाग में, हमारे प्लेन लिखा है मैदानी भाग में। इसके फल से तेल निकलता है, फूल से शराब। गांव में देखे होंगे महुआ बीना जाता है तो उससे। फिर आपका आगे आता है, देखिए अब आर्ट्रीथर लिखा है जो, देखिए कुनेन जो होता है मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है। और कुनेन को प्राप्त किससे किया जाता है? तो सिनकोना होता है, आवृतबीजी पौधा होता है, इसके छाल से प्राप्त किया जाता है। लेकिन मलेरिया के निदान हेतु आर्ट्रीथर नामक औषधि जो होती है, नामक औषधि बीजी पादप से प्राप्त किया जाता है ये। और लिखा है इसकी औषधि बनती है जो एट्रेविन है, एट्रेविन, वो एट्रेविन और क्लोरोक्विनिन, ये औषधियाँ भी मलेरिया में उपयुक्त की जाती हैं, इसके लिए प्रदान की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कपास के फल में जो बीज लगे रहते हैं, बीज के बीजावरण में लगे रेशे से रेशा प्राप्त किया जाता है। जो कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से इसके कपास प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो सन होता है, पटसन जूस होता है, सन पटसन जूट होता है, इनके तनों की रेटिंग में जो रेशा लगा होता है उससे ये रेशा प्राप्त किया जाता है, रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। आपका जो कपास है, कपास बड़ी लिंट फाइबर है ये। जो ये लिंट होता है दो प्रकार का होता है, एक बड़ी लिंट रेशा होता है, छोटी फज रेशा होता है। तो जो बड़ी लिंट होता है, लिंट रेशे होते हैं वो व्यापारिक तौर पे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और एक दूसरा होता है जो आपका छोटी फिज रेशा होता है। जो बड़ा वाला होता है व्यापारिक तौर पे आपका मतलब अधिक महत्वपूर्ण होता है। कपास का जो रासायनिक घटक होता है सेलुलोज होता है, याद रखिएगा, सेलुलोज होता है, जिसकी मात्रा जो होती है मेनली 91 से 94% तक होती है, जिसकी मात्रा इसमें सेलुलोज में। और इसमें लगभग 6 से 8% सूक्ष्म मात्रा में वसा होता है, याद रखिएगा। अल्प मात्रा में वसा होता है जो 6 से 8% होता है। और खनिज लवण भी इसमें थोड़े बहुत मिलते हैं, जैसे में कि आपका प्रोटीन है, प्रोटोप्लाज्म है, ऐसे कुछ मिलते हैं और खनिज लवण भी मिलता है। आगे देखेंगे जो पपीता होता है, पपीता का जो वनस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया होता है। और इसमें उपस्थित जो एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है पपैन एंजाइम। ठीक है, और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है यह जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और इसका जो पीला रंग होता है, हम एक वीडियो एग्रीकल्चर का डाले उसमें डाले हैं, इसका पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। और जो सेब के फल की लाली एंथोसाइनिन के कारण होती है, एंथोसाइनिन के कारण जो सेब के फल की लाली होती है। आगे देखेंगे गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो आपका कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो आपका लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में जो पीलापन जेंथोफिल के कारण होता है, हल्दी में जो वर्णक होता है वो जेंथोफिल वर्णक। फिर आपका चुकंदर होता है, चुकंदर में विटामिन होता है, चुकंदर लिखा है यहाँ पे, चुकंदर में विटामिन होता है। ठीक, आगे देखेंगे कि अफीम जो होता है, अफीम से नोस्कापिन और आपका पैपावरिन, कोडीन, हेरोइन और मार्फिन अफीम, ये जो होते हैं इनसे ये औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। मार्फिन जो होता है, मार्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। जो मार्फिन प्राप्त किया जाता है ये आपका अफीम के अपरिपक्व पौधे से प्राप्त किया जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम होता है जो पैपावर सोमनीफेरम होता है। ठीक है, लहसुन और प्याज की गंध जो होती है आपका सल्फर यौगिक के कारण होता है। लहसुन तथा प्याज की जो गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। और जो प्याज का छिलका उतारते हैं हम, प्याज का छिलका जो उतारते हैं तो जो आंसू आते हैं तो वो सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं, सल्फेनिक अम्ल के कारण। और मिर्चा का जो तीखापन होता है, मिर्चा का तीखापन कैप्सेइसिन के कारण होता है। कैप्सेइसिन लिखा है, कैप्सेइसिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे
इसलिए इतना डीपली है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजी में, कम से कम 180 के क्वेश्चन करीब पूछा है। ठीक, इसलिए इसका इतना डीपली है। अब देखेंगे आगे। देखिए ये पूछा है जो कोक होता है, कॉर्क ये ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं, और जो इसका उद्गम स्थल है मतलब उत्पत्ति स्थल है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, मेडिटेरियन रीजन है आपका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। आगे देखेंगे यहाँ से। देखिए अगला जंतु जगत, तो उसमें जो दिया है तो उससे क्वेश्चन जो आया था उसको देखते हैं। देखिए जो कीट होते हैं इनमें 3 जोड़ी मतलब 6 पैर होते हैं। कलर चेंज ही करना पड़ेगा क्या? हाँ देखिए, और जुगनू की जो चमक होती है, जुगनू जो होता है एक मतलब ये भी खद्योत कीट होता है एक, और ये इसकी जो चमक होती है ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है, इसके कारण इसकी चमक होती है। आगे देखेंगे कि मादा मच्छर का मुख होता है रक्त चूसने के लिए उपयोजित होता है। मादा मच्छर का नर जो होता है वो फलों का, जो फल और फूल होते हैं उनके रस चूसने के लिए अपना उपयोगी होता है। समझ गए होंगे कि अब आगे कीटों में जो श्वसन होता है उसके लिए कीटों में जो श्वसन ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु होता है, ये वातक यंत्र होता है। ये जो साधारण भाषा में समझें तो कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक यंत्र तथा उत्सर्जन के लिए आपका मैल्पिघी नलिकाएं होती हैं। उत्सर्जन के लिए आपका मैल्पिघी नलिकाएं होती है, दिया यहाँ पे। और आगे देखेंगे कि जो लाख होता है, लाख होता है कैरिया लेका और लेसिफर लेका। देखिए कहाँ देखे थे हम, लाख जो होता है कैरिया लेका लेसिफर लेका नामक कीट से प्राप्त होता है लाख जो। ठीक, आगे देखेंगे कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं जो आपकी मछली, उभयचर और सरीसृप होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये पूछा था। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि असमतापी, ठंडे रुधिर वाले होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसमें मत्स्य आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं। समतापी होते हैं जिनका गर्म खून होता है, सदैव एक सा होता है, प्रभावित नहीं होता है वातावरण से। ठीक, आगे ये पूछता है हमेशा कि कौन सा फिश है, कौन सा फिश नहीं है। नाम तो इसका फिश दे रखा है लेकिन वो वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम मिलता है। जैसे जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, आपका कटल फिश है, और आपका कौन सी है कटल फिश के बाद हेग फिश है, डेविल फिश है, क्राई फिश। ये जो होती हैं सारी जो होती हैं ये मछलियाँ नहीं हैं, सिर्फ मछलियों के नाम है, याद रखिएगा। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश और क्रे फिश। और रियल मछलियाँ जो हैं उनका नाम तो है लेकिन वो ऐसे नाम है कि जो आप लगेगा कि मछली नहीं है। जैसे फ्लाइंग फिश, ये मछली है, रियल मछली है। कैट फिश, पाइप फिश है। फिर आपका पैडल फिश, फिर आपका गोल्ड फिश, इसके नीचे देखेंगे गोल्ड फिश के बाद ग्लोब फिश, कैट फिश। ये सब जो हैं मछलियां हैं लेकिन आपका इनका नाम थोड़ा परिवर्तन है। अब देखेंगे कि जो डॉग फिश होता है, ये डॉग फिश ये उपास्थीमीन होता है, उपास्थीमीन पौधा है। डॉग फिश को स्कोलियोडियन कहते हैं, स्कोलियोडियन भी कहते हैं, लेकिन ये उपास्थीमीन है। कार्टिलेजियस फिश कहते हैं। समुद्री घोड़ा जो होता है, अगला है समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। ये जो होता है आपका क्या नाम इसका याद नहीं आ रहा यार, बोनी फिश इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे अस्थिल मीन कहते हैं। वास्तविक इसका नाम अस्थिल मीन है, इसे बोनी फिश भी कहते हैं। ठीक, जो फिश होती है, फिश केवल जल में घुली ऑक्सीजन ही लेती है। मछलियाँ जो होती हैं, सांप की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो लाल ग्रंथियों के समान होती हैं। सांप की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं लाल ग्रंथियों के समान होती हैं। आपका जो चमगादड़ होता है वो स्तनधारी में आता है, मतलब पक्षी में नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक, कंगारू रैट होता है बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है, और जो वो मूत्र विसर्जन करता है तो ठोस करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है। देखिए ये लिखा है स्पर्म वेल, लिखा ना स्पर्म वेल। इससे पहले यहाँ पे स्पर्म वेल, इससे पहले ये जान लें कि यहाँ पे लिखा है, इससे पहले ये जान लें कि जो ब्लू व्हेल होती है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी होता है, और इसकी लंबाई 33 मीटर तथा वजन इसका 180 मीट्रिक टन भी हो सकता है, इतना अधिक होता है। ठीक, और जो स्पर्म व्हेल है यह विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। ठीक है,
मांसावाली है। इसकी लंबाई 50 से 55 फीट होती है और इसका मतलब वजन होता है 45 टन के करीब होता है। ठीक। और आपका जो सी काऊ होता है, सी काऊ, ये शाकाहारी होता है, शाकाहारी स्तनधारी है सी काऊ, याद रखिएगा। समुद्री गाय कहते हैं, समुद्री गाय। एक समुद्री शेर भी होता है, सील, फोका, वायरल, डॉल्फिन, ये सब स्तनधारी जलीय जीव है, याद रखिएगा। ये देखिए लिखा है ना, अन्य मैमल्स, समुद्री शेर, सील, फोका, और आपका ये इसे क्या कहते हैं, वालरस, वालरस है, डॉल्फिन है, ये सब वेल है, ये सब आपके स्तनधारी है। देखिए एकमात्र अंडे देने वाला स्तनधारी है एकिडीना और प्लेटिपस, ये एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी है, स्तनधारी। ठीक। भारत में विशालतम मृग नीलगाय, यह अस्थायी सींग होती है इनकी। भारत में पाई जाने वाली नीलगाय है जो विशालतम मृग है, ये मतलब बड़ी होती है। लंगूर बानर है, लंगूर बानर है, यह कपी वर्ग में नहीं आता है, बानर है लंगूर, लेकिन कपी। देखिए क्या होता है कि जो कपी होते हैं वो होमेनाइड महापरिवार के सदस्य होते हैं। इनकी दो शाखाएं होती है, एक हीन कपी होता है, एक महाकपी होता है। हीन कपी के अंदर गिब्बन आता है, ये छोटे आकार के कपी होते हैं, गिब्बन आता है। जो महाकपी होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं, मानव के अनुकार के कपी होते हैं, जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरांग उटान है तथा मनुष्य भी है। लेकिन लंगूर कपी नहीं है, यह बानर है। देखिए यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट जो कपी होता है, गिब्बन होता है। जीवों में जो सर्वाधिक संख्या किसकी पूछता है, कौन सी जीव की सर्वाधिक संख्या पूरे दुनिया में, तो कीटों की है, मैक्स है। अमीबा जो होता है विखंडन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकाएं जीव जो होते हैं अलैंगिक विधियों से जो आपका जनन करते हैं। कीट और माइट जो होते हैं मकड़ी वंशी के होते हैं, टीक और माइट, ये मकड़ी नहीं होते हैं, मकड़ी वंशी के हैं। इनकी चार जोड़ी टांगें होती हैं, जैसे 8 टांगें होती है। घटपर्णी का पत्ता जो होता है, ये जो क्या कहते हैं कि घड़ा जैसे रूपांतर बंद कर लेता है, इसी में किसी कीट को खा लेता है। ठीक। गन्ना है, आलू है, अदरक है का जो संग्रह अंग है ये तना है, जो खाने के लिए योग्य है, तना। शकरकंद का संग्रह अंग जो है जड़ होता है, और सलजम और गाजर का भी यही चीज़ है। प्रकंद जो होता है, प्रकंद अदरक का तना होता है प्रकंद। स्तंभ कंद होता है आलू का, सल्क कंद होता है लहसुन का। घन कंद जिमी कंद मतलब सूरन का होता है। यीस्ट का किड़वन होता है, यीस्ट किड़वन के काम आते हैं। घटपड़ी जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, और आपका मेघालय के मतलब गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अमरबेल जो होती है एक तना परजीवी है। अमरबेल आप जब देखे होंगे कहीं कहीं हर जगह पे जो उग जाती हैं पेड़ों पे, वो अमरबेल। ठीक। देखिए चंदन जो होती है, चंदन की जड़ परजीवी होती है। और पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तना से। हल्दी का खाने वाला लायक हिस्सा प्रकंद है। और फलों का वह प्रकार जिसमें लीची आता हो वो ड्रप है। ड्रप के अंतर्गत लीची आती है। रूपांतरित जड़ जो होती है वो शकरकंद होती है, शकरकंद की। रूपांतरित स्तंभ जो होता है वो आलू का होता है, यह कंद है। इसकी आँखें नोट्स जो होती हैं वो नए पौधों के विकास के लिए जो निकले होते हैं, आँख जिसे कहते हैं, वो नए पौधों के विकास के लिए होती हैं। मटर का पौधा शाक पौधा होता है, याद रखिएगा, मटर का पौधा शाक पौधा होता है। देखिए फिर जो लौंग है वो आपका बंद कलियाँ पुष्प कलियाँ होती हैं। लौंग की जो होती हैं बंद कलियाँ पुष्प कलियाँ होती हैं, जिनका उपयोग मसालों, औषधियों और भोज्य पदार्थों में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक। आलू के खाने का भाग जो होता है तना कंद। भिंडी जो है एक फल है, भिंडी जो होती है एक फल होती है, याद रखिएगा। जैसे फिर उसके बाद आपका जो ये ऊपर देखें कॉर्क जो होता है ओक से प्राप्त किया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प का प्रजनन। ठीक है, पुष्प का प्रजनन होता है। आगे देखते हैं। ये जो होते हैं आपके पुष्प में जो पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे जो यहाँ पे सिल्क वर्म जो है ये किस चरण में फाइबर तैयार होता है, तो कोशित कहते हैं, कोशित। देखिए क्या होता है कि रेशम का जो कीड़ा कोशित होता है, पूपा कहते हैं। अवस्था में वाणिज्यिक तंतु
फाइबर मतलब फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न किया जाता है। और लार्वा चक्र के बाद जो तैयार प्यूपा के बचाव हेतु अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से जो खोल कोया तैयार किया जाता है, जिसमें रेशम की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, कीट से नहीं मिलता है ये। आगे देखते हैं। पर देखे थे आर्थरीटर आपका मलेरिया के उपयोग के लिए दवा है। और आपका डूबने से जो मृत्यु होती है, ये आपका सायोलिन 350 टेस्ट होता है, डाइटम का पता लगाता है। ये सहतूत का फल जो होता है सोरिसिस कहलाता है। और जेलीरुदिन का कारण जो होता है अम्लता का आपका अधिक होना, जेलीरुदिन का कारण। आगे देखिए, आपका जो सहतूत का फल होता है, ये देख लीजिए, गन्ने के लिए जो बेस्ट उर्वरक होता है एसिटोबैक्टर होता है। अब बीजों को सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला जो हार्मोन होता है वो जिब्रेलिन होता है और साइटोकाइनिन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा, जल का प्रकाश का अपघटन, ये याद रखिएगा। मृतोपजीवी जो होते हैं विबंधक होते हैं, विबंधक पौधे होते हैं, मतलब कि जो मरे हुए होते हैं उनके पे आश्रित होते हैं, मरे हुए। अफीम का मुख्य अवयव होता है मार्फिन होता है, मार्फिन नामक एल्कोलाइड होता है। ठीक, अब ये देखें, अफीम बिना पके फल के लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, अध पके फल से अफीम या पोस्ता प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब देखेंगे कि अफीम का साइंटिफिक नाम जो होता है पेपेवर बताएं ऊपर, सोमनीफेरम होता है। सेल थ्योरी किसने दी है, तो आपका स्लाइडेन और स्वान ने दी है सेल थ्योरी। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका, इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक कला होती है और राइबोसोम होता है। ठीक है, जैसे आपके जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल हैं। यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं, केंद्रक कला होती है। अब इस पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, कुछ शैवाल भी इसमें आते हैं। पादप वर्सेज जंतु कोशिका में, आपका जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है और हरित लवक नहीं होते जंतु कोशिका में, और पादप में ये होते हैं। अब ये डिवीजन के तौर पर जल्दी देखते हैं कि कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, प्रोटीन, इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी क्रेब्स चक्र से प्राप्त होती है, क्रेब्स चक्र से। लाइसोसोम कोशिका का जल अपघटन, लाइसोसोम जो होता है कोशिका का जल अपघटन का काम करता है। आत्मघाती थैली इसे ही कहते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नाभिक और हरित लवक कोशिकांग, नाभिक और हरित लवक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जीवों का अत्यधिक विविधता कारण उत्परिवर्तन होता है। जीवों का अत्यधिक विविधता का कारण आपका उत्परिवर्तन होता है। कितना जल्दी हम लोगों का रिवीजन हो गया। हम लोग ये पूरा वर्गीकी वाला इतना बड़ा चैप्टर जो 3-4 घंटे में ख़त्म होगा, वो 30 मिनट में समथिंग ख़त्म होने वाला है। आगे देखते हैं। सरीसृपों में छिपकली, इसका लिंग सूत्र जो ताप से लिंग निर्धारण इसका होता है, ताप से। इसका लिंग गुणसूत्र से निर्धारण नहीं होता है, ताप से होता है, याद रखिएगा। छिपकली में लिंग निर्धारण होता है वो ताप से होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है इंडोप्लाज्मिक प्लस राइबोसोम का होता है। ह्यूमन बॉडी में लसिका कोशिकाएं जो लिम्फोसाइट सेल होती है WBC बनाती है, लसिका ग्रंथि, याद रखिएगा। जिसे तिल्ली है, थाइमस ग्रंथि है और अस्थिमज्जा, इसमें आपके बनते हैं। स्टेम सेल है विभाजनशील कोशिका, स्वतः विभाजन की क्षमता रखती है स्टेम सेल, और कई कोशिकाओं अंगों का निर्माण शरीर के कई अंगों ऊतकों में पाई जाती है, जैसे प्लेसेंटा है, एम्ब्रियो। क्रोमोजोम नामक वाल्डेयर, हाँ, जो क्रोमोजोम नाम दिया है वो वाल्डेयर ने दिया है। और आनुवंशिकता का की मूल इकाई जो है वो जीन है। आनुवंशिकता की मूल इकाई किसे है, तो जीन है। और जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट जो बारबरा मैक्लिटाग ने दिया है। जीनोम जो होता है वो डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम है, जीनोम। जीनोम चित्रण है, तो जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन ये जीनोम चित्रण है। आप देखेंगे कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। और आपका आरएनए में
ये देखिए सेम सेम एक ही लाइन नहीं मैच करता है। यहाँ पे भी एडेनिन मिलता है, यहाँ पे भी गुआनिन मिलता है, साइटोसिन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे यूरेसिल मिलता है और डीएनए में आपका थायमिन मिलता है। यही अलग है थोड़ा सा। फिर आगे देखेंगे, देखिए ट्रांसक्रिप्शन। सामान्यतः अगर आपका डीएनए से आरएनए की कापी बनती है, यह प्रक्रिया आपका ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं इसे। जो कुछ वायरस होते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं, अच्छा आगे ये लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए कापी बनाता है ये। और एक्सरे व्यवसाय में इम्प्लॉयड जो होती है डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। जो एक्सरे कराते हैं उससे डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ठीक, वर्तमान आनुवंशिक, देखिए आपको पता भी नहीं चला होगा, कोशिका खत्म हो गया, आनुवंशिकी वो खत्म होने वाला है। वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और प्रयोग जो होता है क्या है, इन्होंने किस पे किया है, तो गार्डन पी मटर पे किया है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने है, आनुवंशिकी का विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने प्रयोग पहली बार गार्डन पी मटर थी उस पर किए थे। 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था और इन्होंने दिया था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम दिया था। मेंडल का आनुवंशिकता नियम आधारित है लैंगिक जनन पे और इसका जीन है जो डीएनए का एक भाग। ठीक, डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिड अम्ल पाया जाता है। आरएनए में राइबोन्यूक्लिड अम्ल पाया जाता है। इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिड पाया जाता है और इसमें राइबोन्यूक्लिड अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखिए बायो फर्टिलाइजर क्या है कि मिट्टी में मौजूद जो अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर ये प्राप्त किया जाता है, तो आपका बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग जो होता है, जैव खाद से 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में यूज किया जाता है। उपज इसका जो बढ़ता है वो 10 से 20% उपज बढ़ जाती है। फास्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों का प्रयोग खेत में किया जाता है। फास्फोरस की उपलब्धता 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है इससे। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन कौन से प्रभावी होते हैं, जैसे राइबोजियम है, एजिटोबैक्टर है, फिर आपका एजोस्पिरिलम और एसिटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल, एजोला और एनाबिना, ये सब जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जैसे हम उड़द की खेती करते हैं तो उसका जो फली तोड़ लेते हैं और जो उड़द होती है वो उसके जो जड़ होती है वो वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है और उससे जो हमारी भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। फास्फोरस घुलाने वाले जो होते हैं बैसिलस होते हैं और आपका स्यूडोमोनास होते हैं, एस्परजिलस होते हैं। कंपोजिटिंग एक्सीलरेटर आपका सेलुलोलिटिक, इसे टाइकोडर्मा कहते हैं, और लिग्नोलिटिक ये आपका ड्यूमिकोला होता है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले जो राइजोबैक्टीरिया होता है वो आपका स्यूडोमोनास की प्रजाति होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एल्गी है, एजोला बीजी एल्गी, यह एक जलीय फर्न है, एक जलीय फर्न का सहचारी है और साथ मिलने से अच्छी उर्वरता देता है। धान की खेती में प्रायः नाइट्रोजन की कमी जिसकी पूर्ति हेतु यूरिया, नीलहरित शैवाल और एजोला का प्रयोग किया जाता है, इसे बीजीए कहते हैं। ठीक, आपका फसल बैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे सोयाबीन की खेती करते हैं तो आपका राइजोबियम जैपोनिकम जो है वो आपका स्थिरीकरण करता है। और 3 पतिया घास जो होती है उससे राइबोजियम ट्राइफोली और लूसर्न राइजोबियम मेलिलोती और एक्वा फर्म जो होती है, एक्वेटिक फर्म एनाबिना एजोली करता है। गुनेरा माइक्रोफाइला नोस्टक मस्कोरम करता है, याद रखिएगा। दुधारू पशुओं में एजोला आहार से दूध की वृद्धि होती है। अल्फा लफा घास भी दूध की वृद्धि और पशुओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रायोसोपा, ये माहें नियंत्रण करने में काम करता है, ये एक कीट होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में वृद्धि आपका ये बारंबार करना पड़ता है, ये जिसमें जिन खेतों में कमी होती है। तो देखिए 2,4-D ये डाइक्लोक्लोरोफेनोक्साइटिक कहते हैं, इसे एसिड है ये आपका। ये ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, ये
यह पादप हार्मोन है और जो इसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। ठीक है, और लिखा है क्लोरो फोनिक्सो एसिटिक एसिड है। ठीक, अब देखिए ये जैव उर्वरक भी खत्म हो गया। अब आ गए हम मानव शारीरिक और क्रिया विज्ञान पे। 4-5 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। ठीक, 40 मिनट में। और एक देखते हैं, तो मानव शारीरिक क्रिया, अब इतना रिवीजन कर लीजिए। एक वीडियो, अब ये थोड़ी छोटी वीडियो है तभी भी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, आपको रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। हम अगली बनाएंगे, वो थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें।